स्व, जैसे माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है वैसे ही आप हमारी रक्षा करें और हमें श्री प्रज्ञा विधि नैति, श्री माने लक्ष्मी, प्रज्ञा माने बुद्धि, ये सब प्रदान करें, ऐसा इसका भाव है। तो जब मंत्र बोलते हैं तो इस भाव को ध्यान में रखना। लंबी सांस भरेंगे, अपने श्वास संस्थान को व्यवस्थित करने के लिए सबसे सरल प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम या ओंकार प्राणायाम, लंबी सांस भरना, ये पूरक हुआ और ओंकार की ध्वनि के माध्यम से रेचक करना, अधिक से अधिक रेचक हो, नाभि अंदर धंसती जाए, इसका ध्यान देना। तो 3 बार बरमना। इस प्राणायाम, इसका भी नाम प्राणायाम में आता है उद्गीत प्राणायाम, ओंकार ध्वनि प्राणायाम है। लंबी सांस भरना। ओ लंबी सांस। हर प्राणायाम का रहस्य समझना। लंबी श्वास भरना पूरक कहलाता है और धीरे धीरे रेचक करना वायु प्राणायाम होता है। पूरी श्वास जब बाहर निकल जाती है तो वायु प्राणायाम कहलाता है। तो ये हमेशा इसका जो अवधारणा है वो ध्यान में रहना चाहिए सबकी। योग शब्द माने जोड़ से संबंध है, जोड़ना। तो योग करते समय माने हम अभ्यास करते समय क्या क्या जोड़े, तो प्राणायाम में अपन 3 बातें जोड़ते हैं। एक तो हमारा आसन, रीढ़ की हड्डी सीधी है, कोई ना कोई बैठने का आसन हमारा लगा हुआ है। तो शरीर की पूरी सजगता, मन, आकृतियों पर, भावों पर पूरा ध्यान रखना, प्रभाव क्षेत्र पर पूरा ध्यान रखना। जिस अभ्यास से, जिस प्राणायाम से शरीर के जिस अंग पर उसका असर हो रहा है उस पर पूरा ध्यान देना, माने मन लगाना। और श्वास पर ध्यान देना, जब शरीर की आवश्यकता श्वास लेने की है उस समय पूरी पूरा करना, पूरी लेना और धीरे धीरे छोड़ना। तो 3 बातों का योग करते हैं, शरीर, मन और प्राण माने श्वास। ये प्राणायाम का रहस्य है। इसमें हम तीनों चीजों पे, एक तो शरीर को सावधान रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें जिससे पूरा फेफड़ा खुला रहे, प्राणों का आयाम ठीक हो। आयाम माने दोलन काल, जैसे जो डीवाई सिंपल पेंडुलम हमने प्रैक्टिकल सबने किया है, उसमें जो पेंडुलम है वो आयाम भरता है, एक तरफ इधर जाता है बाईं तरफ, फिर बीच में आता है, फिर इधर जाता है, फिर ऐसे जाता है। वो ही क्रम प्राणायाम में हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। श्वास अंदर जा रही है, वापस आ रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, ये आयाम कहलाता है, आवृत्ति कहलाती है। तो प्राणों का आयाम माने प्राणायाम। प्राणों का आयाम लंबा करना, बराबर करना, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हर प्राणायाम की जो आवृत्तियां हैं उसमें कोई ना कोई विशेषता है, उस विशेषता को ध्यान में रखते हुए इन आयामों को मन से और तन से, माने पूरा हमारा शरीर सीधा रहे, फेफड़ा पूरा तैयार रहे, इनको जोड़ना योग कहलाएगा। आज हम वस्त्र का प्राणायाम संधि योग के माध्यम से करेंगे। संधि योग में जो हम संधि योग ले रहे हैं वो थायराइड ग्लैंड्स के लिए ले रहे हैं। प्राणायाम भी होगा और संधि योग भी होगा। तो हमारा जो एंटीबॉडी बनाने वाला अंग थायराइड ग्लैंड्स और पैराथायराइड ग्लैंड्स, गले में
यहाँ पर थायराइड ग्लैंड 2 होती हैं और पीछे वाले हिस्से में 4 होती हैं। दोनों मिलाकर के ये जब स्वस्थ होती हैं तो शरीर में एंटीबॉडी भरपूर बनते हैं। 6.5 लाख 6,500 एंटीबॉडीज जिसकी होती हैं, WBC जिन्हें कहते हैं, वो आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। या तो बढ़ती हैं या कम होती हैं, कम अस्वस्थ होते हैं। तो प्राणायाम के छोटे से प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि को प्रतिदिन स्वस्थ कर सकते हैं। साधारण तो संधि योग के साथ श्वास भरना, प्रेशर से भरते हैं, प्रेशर से छोड़ते हैं, इसी को हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। तो हम संधि योग करते हुए गर्दन का और थायराइड ग्लैंडों का व्यायाम करते हुए और 20 बार करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करना। मस्तिष्क में हुए हलचल, इस प्राणायाम का सीधा असर फेफड़ा तो पूरा काम करता ही है, उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क फ्रेश होता है। तो हमारा जो प्रभाव क्षेत्र है, मस्तिष्क पर असर हुआ है, वहां का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, इसका अनुभव करना थोड़ी देर, तब दूसरा अभ्यास शुरू करना। जो मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोलता हूँ इस समय कि उस प्राणायाम के बाद हमें आंखें बंद करके और मस्तिष्क में हुए हलचल को अनुभव करना, उस पर पूरा मन लगाना। दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आज हमने गर्दन से प्रारंभ किया है, तो गर्दन से ही करेंगे। दोनों तरफ मुड़ते समय प्राणायाम का झटका देना कपालभाति का, और दोनों तरफ होगा, देखेंगे और करेंगे। सीधा लाते हुए, इधर लाते हुए, सांस लेने की तो जरूरत नहीं है, इधर भी झटका देना। ऐसे 10 बार करिए। दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, गर्दन को दाईं तरफ बाईं तरफ मोड़ना। अभी अपन ने मोड़ी थी, मैंने दबाया था नीचे कंधे की तरफ, अब मोड़ेंगे और फिर इधर लाना, क्रम बनाना, रिदम बनाना, 10 बार करना। अभी अपन 10 ले रहे हैं। इस प्राणायाम की आवृत्तियां बढ़ाने के लिए संख्या पहले से निर्धारित करके हम कितना करना चाहते हैं उनका गुणा भाग करके लगभग 300 हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। गर्दन नीचे थोड़ा झुकाएंगे और श्वास लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ श्वास भरते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। पीछे तक गई और हमने सांस भरी और इधर जाते समय छोड़ना, इधर से लेना। तो हमने गर्दन के व्यायाम में दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों एंगल पर मोड़ देने पर कपालभाति किया।
आगे पीछे और साइड से गर्दन को मोड़ते समय हमने कपालभाति को किया, वो भस्त्रिका को किया। माने कुल मिलाकर के थायराइड ग्लैंड्स के लिए व्यायाम है। उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक है जिनके कंधे में दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होती है। इसको यदि हमने रोजाना किया इस अभ्यास को, तो स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द अपने आप स्वतः ही ठीक होता है। अब हम अपनी हथेली अपने घुटने की ऊपर जमाएंगे, थोड़ा जमाएंगे और कपालभाति करते समय कंधे का व्यायाम करेंगे। ये गर्दन का व्यायाम और कंधे का व्यायाम यदि पर्याप्त हो जाता है तो स्पॉन्डिलाइटिस कितनी भी अपने को प्रभावित कर रही हो शरीर को, रोजाना करने पर और एकदम ठीक रहती है। तो आगे की तरफ से स्टॉक लगाएंगे कपालभाति का, ऐसे ऊपर लेते हुए और झटके के साथ ऐसे छोड़ेंगे कपालभाति करते समय। अब एक बार सांस भर ली और अब भरेंगे नहीं, केवल छोड़ते जाएंगे। बैकवर्ड, पीछे की तरफ से एक बार सांस भरना, फिर नहीं लेना। कपालभाति के राउंडों की संख्या अधिक होना चाहिए। अभी हम अभ्यास के लिए 10-10, 5-5 का अभ्यास करते हैं। उसकी पूरी संख्या 300 करने के लिए हमें अपने अंकों का विभाजन कर लेना चाहिए कि एक एंगल में कितने अंक देंगे। हाथ आगे करेंगे, 10 बार करना है हर एक एंगल पर। कंधे पर आते हैं, उंगलियां अंगूठा मिलाएंगे ऐसे। ऊपर हाथ खुला हुआ, लाते समय मुट्ठी बनाना। प्रथम संगठन मंत्री अपने माननीय लज्जाराम जी तोमर अखिल भारतीय योगाचार्य भी थे, संगठन मंत्री भी थे, योगाचार्य भी थे। उन्होंने मुझे एक बार बताया कि बेटा मेरे हाथों में, उंगलियों में कंपन पैदा हो गया था। संधि योग के साथ मैंने प्राणायाम अभ्यास किया 1 महीने, तो मेरी उंगलियों का कंपन बंद हो गया। मतलब स्पॉन्डिलाइटिस जब ज्यादा बढ़ती है तो दोनों पहले एक हाथ पर दर्द होता है, धीरे धीरे हाथ शून्य होने लगता है और अंगुलियों पर उसका असर पड़ता है। तो ये हमने जो अभी अभ्यास किए हैं, ये संधि योग प्राणायाम के साथ, ये किसी एक अच्छे योगी के अभ्यास से सीखने के बाद मैंने प्रारंभ किया है। इसको हम यदि प्रतिदिन करते हैं तो स्पॉन्डिलाइटिस जैसी गर्दन की बीमारी, वो बीमारी नहीं है, केवल जो रीढ़ की हड्डी में 31 हड्डियां होती हैं, वर्टेब्रा कहलाती हैं, उनके जॉइंट के भीतर जब मांस जमा होने लगता है, मांस माने धीरे धीरे कड़क होने लगता है, तो हड्डियों का जो मूवमेंट है वो बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो अंदर जो हड्डियों के अंदर गुजरने वाला नर्वस सिस्टम की जो नाड़ी है, नर्व्स है,
वो खिंचने लगती है या ढीली पड़ने लगती है, इस कारण से दर्द होते हैं, इसी कारण से शरीर में परेशानी आती है। तो प्राणायाम दूसरा नाड़ी संस्थान को ठीक करने के लिए है। शरीर के जिस अंग की नाड़ी गड़बड़ कर रही है, यदि मान लीजिए आपको ऐसा महसूस होता है कि लंबर पेन माने स्पॉन्डिलाइटिस जिस प्रकार से कंधे की बीमारी है, गर्दन की बीमारी है, ऐसे लंबर पेन कमर की बीमारी है और उसके कारण से साइटिका जैसी बीमारी हो जाती है, एक पैर गर्म होने लगता है या सुन्न पड़ने लगता है, तो हम ऐसे लोगों को ये करना चाहिए कि ये संधि योग के साथ प्राणायाम पैरों से प्रारंभ कर देना चाहिए। हम सब लोग जो अभ्यास कर रहे हैं वो पूरे कंप्लीट बॉडी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें यदि मालूम पड़ जाए कि हमारे शरीर में कौन सी गड़बड़ है, तो योगाचार से मिलकर के यदि निश्चित उसे रोग को खत्म करने वाले प्राणायाम और आसनों की जानकारी मिल जाए, तो अपने आप ही ये सारे के सारे जो रोग हैं वो नियंत्रण में आने लगते हैं। तो जिनको साइटिका का इफेक्ट होता है शरीर पर, लंबर पेन उसे कहते हैं, कमर से या रीढ़ की हड्डी से प्रारंभ होता है, कई बार जो डिस्क पेन भी उसे लोग कहते हैं, जो नीचे की रीढ़ की हड्डी है वहां पर जाम लगने लगता है तो डिस्क पेन कहलाता है, उसी को लंबर पेन कहते हैं, वही साइटिका में बदल जाती है। तो उनको पैरों से और अभ्यास करना चाहिए, दोनों पैर फैलाएंगे। मैं केवल आपको प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, अपनी अधिकतम संख्या और आवृत्ति हम स्वयं के अभ्यास में करेंगे। यहाँ तो अपन सीख रहे हैं केवल, तो बैठिए सीधा, दोनों हथेलियां आगे की तरफ, रीढ़ की हड्डी ऐसी सीधी करो कि 90 डिग्री का कोण कमर पर बने और फिर कपालभाति के अभ्यास पैर से प्रारंभ करना। तो पहले अंगूठा और अंगुलियों को दबाना, फिर पंजा पूरा दबाना, एड़ी और पंजा नीचे की तरफ, और कपालभाति का स्टॉप लगाना। दाएं बाएं तरफ, घुटने की कटोरी को ऊपर खींचना, इसके बाद अर्ध तितली, पूर्ण तितली, बदल लीजिए। अपने पास टाइम की लिमिट है, नहीं तो इसकी संख्या अपन 20 20 25 25 50 50 भी कर सकते हैं। कमर के दर्द में आगे रुकने वाले व्यायाम नहीं करना चाहिए, जितना पीछे तन सकते हैं, जितना पीछे तन सकते हैं। तो ये कमर का दर्द और रीढ़ की हड्डी का दर्द जब होता है तो आगे झुकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं किया जाता। ये हमें सबको सावधानी, आगे का अभ्यास शुरू करेंगे तो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी कमर में दर्द होता है या साइटिका का असर है, उन्हें आगे झुकने वाला कोई भी अभ्यास या कोई भी आसन नहीं करना। योग बने वैज्ञानिक है, इसमें हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है साइड इफेक्ट का। तो हम सीखते जाएंगे और अपने शरीर के आधार पर अपने लिए और पैकेज तैयार करते जाएंगे कि मुझे क्या क्या करना है। साधारण अर्ध पद्मासन में बैठेंगे, पद्मासन में बैठेंगे, सिद्धासन में बैठेंगे, जो सुविधाजनक हो उसमें बैठेंगे। थोड़ा सा हाथ पीछे रखेंगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। 2 या 3 बार लंबी सांस लेना चिन्ह मुद्रा में। कपालभाति के कारण से फेफड़े को जो बेचैनी हुई है या उसका गतिविधि बढ़ी है, उसको नॉर्मल करना है। 2 या 3 बार लंबी सांस लेकर छोड़ते हैं, अपने आप नॉर्मल हो जाता है फेफड़े का। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। साधारण दाएं हाथ की विष्णु मुद्रा, 2 अंगुलियां मोड़ करके बीच वाली तर्जनी और मध्यमा हथेली पर जमा लो और ये मुद्रा बन गई, इसका नाम है विष्णु मुद्रा। और दूसरा बायां हाथ
चिन्ह मुद्रा में। रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रहे, सावधान रहे और इसका प्रारंभ बाएं स्वर से प्रारंभ करना, चंद्र नाड़ी से प्रारंभ करना। बाएं नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहते हैं या एड़ा नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी, एड़ा नाड़ी, बाएं नाड़ी, कुछ भी माने याद रखना है बस। प्रारंभ करते हुए श्वास भरते हुए दायां स्वर बंद कर देंगे और बाएं तरफ से निश्वास होकर वहीं से प्रारंभ करेंगे और वहीं से आकृतियां शुरू करेंगे। अभ्यास अपना समय के आधार पर अभी 3 करेंगे और हमें प्रतिदिन इसको कम से कम प्रारंभ में 5, 7, 11 और आखिरी जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो प्रतिदिन 21 बार करना चाहिए। तो इसका पूरा शरीर, नाड़ी संस्थान 72,000 नाड़ियां पूरी शरीर की एकदम फिट रहती हैं और थोड़े से अभ्यास से सुषुम्ना चालू हो जाती है। जो सुख की नाड़ी है, आध्यात्मिक नाड़ी है और मन को सुख और शांति प्रदान करने वाली नाड़ी है, वो प्राणायाम में अपने आप प्रारंभ होती है। साधारण 3 राउंड करेंगे। धीरे धीरे करना। लगभग 1 राउंड में 1 मिनट से थोड़ा बहुत कम नहीं तो 1 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। सांस भरी, धीरे धीरे अंदर थोड़ी रोकी, दाईं तरफ छोड़ी, थोड़े बाहर रुके, बाएं कुंभक किया, फिर भरी इधर से पूरक किया, अंतर कुंभक थोड़ा किया और रिटर्न कर दिया। ऐसे बड़ी सावधानी से धीरे धीरे और इसके 21 राउंड अनुलोम विलोम के कर लेना चाहिए। अभी हम 3 ही कर पाए, 5 कर पाए, कोई बात नहीं, अपना निजी अभ्यास करें, तब इन आवृत्तियों का ध्यान रखें, सावधानी का पूरा ध्यान रखें। अब परीक्षण करें। जैसे मैंने कहा कि प्राणायाम करने से जब स्वस्थ शरीर होता है तो सुषुम्ना नाड़ी अपने आप चालू हो जाती है। जो नाड़ी संस्थान का भगवान ने जो क्रम बनाया है 1 घंटा 55 मिनट के बाद चेंज होना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वो योगासन के समय पर, योग के समय चाहे आसन करो, चाहे सूर्य नमस्कार चाहे करो, कुछ भी करो, बैलेंस होकर के सुषुम्ना चलने लगती है। सुषुम्ना का परीक्षण करें। हाथ ऐसे लीजिए, ऐसे कलाई हाथ में आगे लीजिए, नाक के नीचे रखिए, मुंह के सामने, और प्रेशर से एक बार सांस भर के छोड़ेंगे और उसमें परीक्षण ये करेंगे कि मेरे दोनों स्वर एक बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यदि चल रहे हैं इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी चालू हो गई। सुषुम्ना नाड़ी जिनकी चालू हो गई समझ लीजिए आप पर प्राणायाम का असर हो चुका, नहीं तो दाईं या बाईं ज्यादा चलेगी। निश्चित ही हमने इतना प्राणायाम किया है, सुषुम्ना चालू हो गई होगी। जिनकी चालू हो गई है सुषुम्ना, वो समझे कि हमने प्राणायाम का प्रभाव अपने शरीर के अंदर पैदा कर दिया है। इसको प्रतिदिन बनाए रखना, इसके लिए प्रतिदिन अभ्यास जरूरी है। आज अभी सुना था कि जयंती है हनुमान जी की, तो हनुमान जी का सर्वश्रेष्ठ व्यायाम सूर्य नमस्कार माना जाता है। हनुमान जी समुद्र के किनारे और व्यायाम करते थे, तो कुछ लोग उनको देवता पूछते थे कि जी करते क्या हो। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी का जो गुरु थे वो सूर्य भगवान थे, तो इसलिए उसी दिन से उनका नाम पड़ गया कि सूर्य नमस्कार। जो हम 12 अंकों में करते हैं, कोई अपन संघ वाले 10 में करते हैं, उस सूर्य नमस्कार को हनुमान जी से लिया गया है। हनुमान जी ने उसका नाम और अपने गुरु के नाम पर सूर्य नमस्कार कहा। सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ व्यायाम, श्रेष्ठ आसन और श्रेष्ठ प्राणायाम, क्योंकि उसमें तीनों एक बराबर होते हैं। शरीर भी उसमें आगे पीछे विपरीत करने का ध्यान रखता है। एक बार हर अंक पर कहीं पीछे मुड़ते हैं तो दूसरे पे आगे मुड़ते हैं। श्वास प्राणायाम के हिसाब से शरीर का विस्तार होता है तो अंदर भरती है, पूरक होता है, और जब निश्वास होते हैं तब नीचे सब छूटती है। पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिए कोई यदि अपने को बहुत मजबूत बनाना चाहता है, शरीर को बहुत सबल बनाना चाहता है, तो सबसे पहले वो सूर्य नमस्कार करे। सूर्य नमस्कार करने के बाद शरीर को रिलैक्स करने के बाद तब आसन और प्राणायाम प्रारंभ किए जाते हैं। माने वैसे लोग फिजिकल के लोग बहुत सारे व्यायाम करते हैं, योग वाले केवल सूर्य नमस्कार के माध्यम से और अपना वार्म अप करते हैं।
सूर्य नमस्कार प्रतिदिन अभ्यास करो, ऐसी आदत डालो कि 13 सूर्य नमस्कार मंत्र से अवश्य हो जाए। यदि आप शुरुआत करते हैं तो 1 2 3 4 से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 13 का अभ्यास करना चाहिए कि प्रतिदिन मैं 13 सूर्य नमस्कार अवश्य करूंगा। तो और बहुत सारे आसनों को करने की जरूरत नहीं है, सूर्य नमस्कार करते ही करते 12 आसनों का अभ्यास होता है। प्राणायाम बहुत भरपूर होता है, उसमें रेचक पूरक लगभग बराबर होता है। जितनी स्पीड से करते हैं उतनी स्पीड से पूरक होता है पीछे मुड़ते समय, और जितना हम मुड़ते हैं शरीर को नीचे मुड़ते हैं तो रेचक उतना पूरे समय में होता है। तो ये प्राणायाम का और व्यायाम का एक संयुक्त एक्सरसाइज जिसे अपन कह सकते हैं अभ्यास सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार करने वाले लोग ही अधिकतर योग्य होते हैं। जो सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करते हैं उनके सभी 84 लाख आसन तो कोई नहीं करता रोजाना, लेकिन जो सूर्य नमस्कार प्रतिदिन कर लेता है उसका शरीर ऐसा फिट रहता है कि वो किसी भी आसन को चाहे उसको चाहे कर सकता है। तो ऐसा अपना ये योग का क्लास है। अब कल अपन ने बाह्य प्राणायाम के लिए और मंडूकासन किया था, और अभ्यंतर प्राणायाम के लिए और उष्ट्रासन किया था। तो उन दोनों आसनों की दोनों प्राणायामों की अभ्यंतर और बाह्य प्राणायाम की आवृत्ति के लिए और मंडूकासन लगाइए। मंडूकासन माने वज्रासन का समूह है। वज्रासन समूह में बहुत सारे आसन है, उनमें मंडूकासन वज्रासन समूह में आता है। तो सावधान, थोड़ी देर के लिए वज्रासन में आइए, बैठ जाइए वज्रासन में, पैर खोल दीजिए पद्मासन और एक पैर मोड़ करके पीछे दबाइए। घुटना दोनों मिले होना चाहिए, एड़ियां चौड़ी होना चाहिए, पंजा मिला होना चाहिए, अंगूठे पीछे हाथ फेर के देखो बराबरी में होना चाहिए, नहीं तो नाल चल जाएगी। एक बराबर होना चाहिए, और बीच में जो जगह है उसमें अपने शरीर को फंसा करके और बैठने के लिए सुविधाजनक जगह बन जाती है। एड़ियां चौड़ी होने पर पंजा एकदम सपाट पीछे की तरफ मुड़ा हुआ। मंडूकासन के लिए दोनों मुट्ठियां बनाइए, अंगूठा अंदर लेकर के और नाभि पर लगाइए, श्वास भरिए, पूरक करिए और छोड़ते हुए गर्दन आगे घुमा के रखिए, माने थोड़ा आगे देखते हुए रहिए। जब ऐसा करते हैं तो पैंक्रियास जो धुकधुकी कहलाती है यहाँ पर सीने पर, वो दबती है। उसके दबाव से उसमें से जो रस है वो निकलने लगता है, इसको इंसुलिन कहते हैं। और रोजाना यदि हमने 2 बार भी इसको निकाल लिया तो शुगर की बीमारी अपने आप कंट्रोल होती है। एक बार पचमढ़ी में वर्ग लगा था, कुछ लोगों को शुगर था, रोज गोलियां खाते थे। मैंने उनका अभ्यास कराया, प्रतिदिन 11 दिन का वर्ग था, और उन्होंने बाद में फोन पे बताते रहे कि हम आचार्य जी मंडूकासन कभी नहीं छोड़ते, हम अब एक भी गोली नहीं खाते, हमारा शुगर कंट्रोल रहता है। तो छोटी सी चीज योग में बड़े असरकारी होती है। तो हम 2 बार बाह्य प्राणायाम करते हुए श्वास पूरी छोड़ेंगे पहले भरने के बाद, और मुड़ेंगे और मंडूकासन में जितनी सामर्थ्य है उतनी देर तक रुके रहेंगे। हठात में बलात्, जब श्वास लेने की जरूरत पड़े तत्काल वापस आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। एक बार फिर पांच मिनट रह जाए तो हमें व्यास जी थोड़ा संकेत कर दें। उष्ट्रासन, उठने पर यहीं खड़े हो जाइए और एक हाथ पहले कोई घुमा करके एड़ी पर लगाइए, दूसरा लगाइए इसी प्रकार घुमाकर, और गर्दन से मत मुड़िए, सीना मोड़ते हुए श्वास अंदर भर के रोकना। सामर्थ्य खत्म हो जाए तो श्वास लेते रहना, लेकिन आसन में थोड़ी देर रुकना। बैक पेन, रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है वो कभी नहीं हो सकता रोजाना किया तो 1-2 बार भी। गणेश जी 6 मिनट बचे। जिनको एड़ियों तक पहुंचने में दिक्कत आती है वो यहाँ कमर पर और हथेली जमाकर पीछे की तरफ अंगुलियां आगे की तरफ करके यहाँ से भी मोड़ दे सकते हैं।
उज्जाई प्राणायाम गले के लिए होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए। अपन ने थायराइड ग्लैंड का आज वस्त्रिका के माध्यम से अभ्यास कर लिया है, फिर भी एक दो बार और उज्जाई प्राणायाम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्राणायाम करें, हाँ भैया हंसते हैं जोर से तो उसका असर होता है, वही होता है। सिंहासन करते हैं तो भी वही होता है। तो सावधान, लंबी सांस भरना, एक बार जोर से हंसना, पूरी श्वास बाहर होगी इसमें। अभी अभ्यंतर प्राणायाम के अंतर्गत भीतर भरिए सांस और हंसते हंसते बाहर निकल जाएगी। इतनी देर तक हंसना कि नाभि अंदर धस जाए। गुरु एक बार और करेंगे, जिन्हें नहीं कर पाया हो वो लंबी सांस भरो। तालियों, हाथ निकालिए, गिन करके 30 ताली बजाएंगे और 31 ऊपर कर लेंगे। मन हमारा ये परीक्षण करेंगे कि मन था कि नहीं साथ में शरीर के। गुरु हाथ देखिए, हमने प्रेशर से यदि ताली बजाई होगी तो पूरा हाथ लाल हो गया। इसका मतलब पूरे शरीर के पॉइंट्स, टर्मिनल पॉइंट हथेली में होते हैं, ये सब पर ताली का असर होता है और पूरे शरीर को ताली स्वस्थ करती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने आरतियों के समय, भजन के समय ताली बजाने का विधान रखा था। हाथ जोड़ करके प्राणायाम के लास्ट में हमेशा योगासन मंत्र बोलना चाहिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्वं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। प्रणिपात। परमेश्वर को, महर्षि पतंजलि को, योग के प्रणेता को मन ही मन में प्रणाम करते हुए प्रणिपात करना चाहिए। स्वस्थ मालिश करो, शरीर के जिस अंग पर दबाव पड़ा हो, प्रेशर पड़ा हो, अनबैलेंस हो, वहां पर इस प्राण चिकित्सा से उसको नॉर्मल करना। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब। ये प्राणायाम का जो मंत्र है, ये अपना जो मंत्र है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, इसमें जो कल्पना है वो भाव मन में लाना चाहिए। योग के माध्यम से मेरी वाणी पवित्र हुई, क्योंकि श्लोक बोलने पड़ते हैं बीच बीच में, प्राण मंत्र बोलने पड़ते हैं। तो प्राण माने योगेन चित्तस्य, चित्त पवित्र होता है। पदेन वाचाम, जो मैं श्लोक बोलता हूँ उससे मेरी वाणी पवित्र होती है। मलम शरीरस्य, माने इसमें बहुत सारा एक्सरसाइज में व्यायाम भी होता है, दूषित गैसें बाहर निकलती हैं तो हमारा मल रहित हो जाता है शरीर, आरोग्य की दृष्टि से पवित्र हो जाता है। तो मलम शरीरस्य वैद्यकेन, और वैद्य की दृष्टि से हम बिल्कुल आरोग्य हो जाते हैं। ऐसा मन में धारणा लाते हुए महर्षि पतंजलि को, प्राण भगवान को मन ही मन में प्रणाम करते हैं। योगासन मंत्र का ये भाव भी बोलते समय मन में आना चाहिए। बहुत बहुत बधाई सबको, धन्यवाद। बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोगों के साथ में मेरा बहुत अच्छा प्रयास होता है। मैं 1 घंटे सुबह 4:30 से 5:30 आप पूरी प्रैक्टिस करके आता हूँ कि मेरे अभ्यास में कहीं कसर नहीं रही। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब। प्रतिदिन आपका इस प्रकार से सभी को प्रशिक्षण मिल रहा है। और ये जो तोमर साहब बता रहे हैं ये केवल प्रतीकात्मक है, इसका अभ्यास करना, योग को सिद्ध करने से उसका लाभ होता है। उसकी आवृत्ति कितनी बार करना वो बता रहे हैं, उतनी बार करना चाहिए। तो ये योगाभ्यास करने के बाद या पहले अपन उन सबका अभ्यास करेंगे तो उसका लाभ हमें पर्याप्त मिलेगा। आप लोगों के कुछ सुझाव हो तो आप मैसेज बॉक्स में करना, जिस हिसाब से अपन इसका समय सीमा है या और भी कोई इस प्रकार का आपको लगता है तो सुझाव अपन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। भाई साहब, हाँ
हाँ सर, आज आईडी और पासवर्ड बदलाएंगे हाँ जो विभाग बोलो वो के। दे देना, जी दे देना आप। जी, विभाग के उस पर डालेंगे ग्रुप पर जी। हाँ जी, जी, भाई तो साहब, सब देख लेंगे जी। गुरु जी मेरा एक कहना है जी कि जिस दिन मान लो लोगों को कोई प्रश्नोत्तरी करना है, कुछ बात समझनी है, तो उसके लिए किसी तरह अपन टाइम दे सकते हैं, इसके बाद भी दोबारा जुड़ सकते हैं, या अपन कोई जिस दिन वर्ग लगभग पूरा होने जा रहा हो उस दिन पूरी चर्चा का विषय रखें, जिससे लोगों के मन में जो भी कोई प्रश्न आते हैं, संभवतः मुझे आते होंगे, तो उनका मैं समाधान अवश्य करूंगा। जी जी, इसका बिल्कुल टाइम क्या बिल्कुल। एक भाई दिन साहब, इसका टाइम थोड़ा